एयरबस 380 आसानी से दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान है। 550 की बैठने की क्षमता और 25,000 किलोमीटर की सीमा के साथ ये विमान सही मायने में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। विशाल कैबिन और बेमुश्किल श्रव्य इंजन यात्रियों को उनकी हर यात्रा का पूरा आनंद लेने की अनुमति देते हैं। एयरबस द्वारा निर्मित सभी A380 में से आधे का अधिग्रहण एमिरेट्स एयरलाइंस द्वारा किया गया है। वे अधिक विमान खरीदने में भी रुचि रखते थे और उन्होंने A380 की अगली पीढ़ी को डिजाइन करने के लिए एयरबस का अनुरोध किया था। फिर भी एयरबस ने 2021 तक A380 के उत्पादन को रोकने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि यह निर्णय उस महामारी से पहले भी लिया गया था जिसने दुनिया भर में एयरलाइंस को तबाह कर दिया था। क्या आप सोच रहे हो ऐसा क्यों? आइए देखते हैं इस वीडियो में दिलचस्प कहानी एयरबस A380 की और इसका भविष्य। बोइंग और एयरबस वाणिज्यिक विमान निर्माण व्यवसाय में दो प्रमुख खिलाड़ी हैं। इन दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता सदियों से है। ये कंपनियां दुनिया भर में एयरलाइंस की जरूरतों को पूरा करती हैं और हवाई जहाजों के विभिन्न मॉडल बनाती हैं। शुरुआती दिनों में सभी कंपनियों ने कोशिश की कि वे अधिक से अधिक तेज विमान बाजार में लाएं। कॉनकॉर्ड इस भीड़ का एक परिणाम था। हालांकि त्वरित गति और न ही आश्चर्यजनक विलासिता कॉनकॉर्ड को बचा सकी, क्योंकि ये कभी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था। आम आदमी जो चाहता था वो एक विमान की सस्ती उड़ान थी जो बुनियादी सुविधा प्रदान करता था। इस जरूरत को महसूस करते हुए बोइंग ने अपनी 447 श्रृंखला बाजार में पेश की, जो 400 से अधिक यात्रियों को ले जा सकती थी। ये 747 की शुरुआत के साथ ही था कि हवाई यात्रा आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो गई थी। बोइंग 747 की वजह से अधिक लोगों ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्रा के एक मोड के रूप में उड़ान भरने पर भरोसा करना शुरू कर दिया। अगले 30 वर्षों के लिए बोइंग 747 ने व्यवहारिक रूप से लंबी दूरी के बाजार पर शासन किया। एयरबस इस बाजार में अपनी पकड़ बनाना चाहता था और 1990 में उन्होंने 747 से बड़ा प्लेन बनाने का फैसला किया। 50 से अधिक एयरलाइंस ने परियोजना की घोषणा के ठीक बाद ऑर्डर दिया। इससे प्रभावित होकर एयरबस ने विमान डिजाइन करना शुरू कर दिया। हालांकि विमान के आकार को लेकर नई चुनौतियां भी पैदा हुई। यात्रियों की अधिक संख्या को ले जाने के लिए अद्वितीय डिजाइनों की खोज की जानी पड़ी। प्रारंभिक योजना 2 A380 को मिलाकर एक एकल धड़ बनाने की थी। हालांकि इस डिजाइन वाले विमान का वजन बहुत अधिक होता और इसे छोड़ना पड़ा। आज हम जो डबल डेकर डिजाइन देखते हैं वो इसके बाद विकसित की गई थी। बोइंग 747 में भी 2 डेक थे, लेकिन ऊपरी डेक विमान की लंबाई से केवल आधी थी। A380 का धड़ बहुत ही चतुराई से डिजाइन किया गया था, जिसमें 2 अलग अलग लंबाई की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए बनाया गया था। लागत को कम करने के लिए एयरबस ने अपने अन्य मॉडलों के हिस्सों का यथासंभव उपयोग किया। इन भागों को दुनिया भर के 50 विभिन्न देशों की 1500 से अधिक कंपनियों द्वारा डिजाइन किया गया था। एयरबस के अन्य मॉडलों की तरह A380 के भागों को यूके, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन में बनाया गया था। इन भागों को फ्रांस के टूलूज में इकट्ठा किया गया था। हमेशा की तरह इसके लिए एयरबस ने अपने विशेष विमान बेलुगा का उपयोग किया। हालांकि A380 विशाल विमान के कई बड़े हिस्सों को बेलुगा में फिट करना असंभव था। सड़कों, अटलांटिक सागर और अंतर्देशीय नहरों को जोड़ता एक विशेष मार्ग खास इसके लिए बनवाया गया था। एक A380 का जीवन जर्मनी में शुरू होता है, जहां से धड़ और ऊर्ध्वाधर पूंछ अनुभाग सड़क द्वारा और फिर रोल ऑन रोल ऑफ जहाजों द्वारा ले जाया जाता है। जहाज तब ब्रिटेन जाता है, जहां इंजन और पंख उठाए जाते हैं और फिर फ्रांस जाते हैं। फ्रांस में कहीं और से नियंत्रण प्रणाली एकत्र होने के बाद जहाज पोइलैक के लिए आखिरकार चल पड़ता है।
यहाँ से भागों को बारजेस और रास्ते द्वारा ले जाया जाता है और टूलूज में इसके अंतिम गंतव्य की होती है। वहीं स्पेन से टूलूज तक क्षैतिज पूंछ अनुभाग भी पहुंचाता है। A380 के बड़े हिस्से के परिवहन की सुविधा के लिए मार्ग पर नहरों और सड़कों का विस्तार किया गया था और नए बार्ज बनाए गए थे। शानदार A380 के इस संकलन का अंतिम उत्पाद वास्तव में लाजवाब है। 73 मीटर की लंबाई और 80 मीटर विंग स्पैन के साथ इस विशाल विमान की पूंछ 7 मंजिला इमारत जितनी लंबी है। 4 अधिक शक्तिशाली इंजन इसको पावर देती हैं और एक A380 32,500 लीटर ईंधन तक ले जा सकते हैं। नतीजा, एक A380 बिना रुके 15,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। एयरलाइंस के लिए A380 की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें यात्रियों की संख्या को 2 गुना करने की क्षमता है, जो कि एक नियमित विमान में होना असंभव है। अधिक दूरी तक अधिक यात्रियों को उड़ाने का मतलब राजस्व में वृद्धि और लागत में कमी है। यात्रियों के लिए A380 की विस्तृत सीटों और शांत कैबिनों में आरामदायक यात्रा सुनिश्चित की है। एयरबस का मानना था कि A380 का अनोखा विक्रय प्रस्ताव इसे बहुत बड़ा लाभ देगा। दुर्भाग्य से ये गलत निकला। विडंबना ये है कि ये विमान के आकार का था जो इसका पतन का कारण बना। A380 का लक्ष्य हमेशा मेट्रो शहरों में बड़े हवाई अड्डों से लंबी दूरी की यात्रा को अधिक आरामदायक बनाना है। इस मॉडल में मेट्रो शहर के हवाई अड्डों को हब्स और छोटे शहरों के हवाई अड्डों को स्पोक माना जाता है। लंबी दूरी की उड़ान भरने से पहले छोटे शहरों के यात्रियों को पहले हब की यात्रा करनी होती है। विशाल वाइड बॉडी विमान हब्स के बीच तैनात किए जाते हैं। A380 को तैनात करके एयरबस ने आशा व्यक्त की है कि ये हब शहरों के बीच लागत कुशल लंबी दूरी की महंगाई प्रदान कर सकता है। हालांकि छोटे शहरों के यात्रियों के लिए ये महंगा और समय लेने वाला था। यदि उपलब्ध हो तो यात्रियों ने अपने गंतव्य के लिए सीधी उड़ानें पसंद की। ये वास्तव में A380 की विफलता का मुख्य कारण था। केवल बड़े हवाई अड्डे इस विशाल विमान को समायोजित कर सकते थे। इसके अलावा इन हवाई अड्डों को विशेष रूप से A340 के लिए अपग्रेड किया जाना था और बड़ी बुनियादी सुविधाओं की लागत थी। A380 का आकार अन्य तरीकों से भी एयरलाइन कंपनियों के लिए एक समस्या है। 2 गुना अधिक यात्रियों का मतलब था कि A380 विमान के आगमन और प्रस्थान का प्रबंध करना ग्राउंड स्टाफ के लिए आसान नहीं था। इसके अलावा इस विशाल विमान के पीक सीजन को छोड़कर पूरी क्षमता हासिल करना आसान नहीं था। A380 में से अधिकांश को केवल आधी सीटों पर कब्जा करके उड़ना पड़ा। कम यात्रियों का मतलब था कम राजस्व, लेकिन लागत बहुत ज्यादा वही रही। इसने $230 मिलियन के नुकसान में जोड़ा। A380 के भाग्य को सील कर दिया गया। बोइंग ने एक समान परियोजना में भाग नहीं लिया था, क्योंकि 747 के अनुभव के आधार पर वे जानते थे कि ऐसी ही चुनौतियां होंगी। इसके बजाय उन्होंने 787 जैसे अधिक कुशल और छोटे वाइड एयरक्राफ्ट पेश करने का फैसला किया। 300 की बैठने की क्षमता और A380 जैसे ही रेंज के साथ बोइंग 787 अधिकांश हवाई अड्डों से संचालित हो सकता है। एक विमान के रूप में 787, जो बाजार के लिए सबसे उपयुक्त था, की तेजी से बिक्री। 1500 से अधिक ऑर्डर अब तक किए गए हैं। जब एयरबस 2021 में A380 का निर्माण बंद कर देता है तो केवल 251 सुपर जंबो बनाया गया होगा। इसमें से 123 का स्वामित्व एमिरेट्स के पास होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य एयरलाइनों की तुलना में केवल एमिरेट्स ही A380 के साथ सफल रही है। दुबई हवाई अड्डे की केंद्रीय स्थिति के साथ वे हब और स्पोक मॉडल का फायदा उठाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। एमिरेट्स A380 प्रभावी रूप से पूर्व और पश्चिम के प्रमुख शहरों से लंबी दूरी की सेवाओं से जुड़ा है। भले ही एमिरेट्स A380 की अधिक इकाइयों को खरीदने के लिए तैयार भी था, लेकिन अन्य एयरलाइंस कोई ऑर्डर्स नहीं दे रहे थे। इस दौरान एयरबस ने हर एक A380 यूनिट पर नुकसान उठाना पड़ा।
लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया था कि पर्याप्त इकाइयों का निर्माण करके वे कुछ समय में हानि रहित व्यापार करने में सक्षम होंगे। एमिरेट्स एयरलाइंस के अलावा किसी और से कोई ऑर्डर्स नहीं होने का मतलब था कि ये कार्यक्रम एयरबस के लिए लाभदायक नहीं होगा। उन्होंने ये कड़वा सच स्वीकार करना पड़ा कि कंपनी उन $25 बिलियन की भी वसूली नहीं कर पाएगी जो उन्होंने A380 में निवेश किए हैं। भले ही एयरबस शुरू में A380 के नए संस्करणों के निर्माण में रुचि रखता था, जिन्होंने A380 प्लस और A380 न्यू के रूप में जाना जाता था, लेकिन इनमें रुचि न होने के कारण इन परियोजनाओं को रद्द करना पड़ा। 2021 में शेष आदेश पूरा होने के बाद A380 के लिए असेंबली लाइन हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। जिन यात्रियों ने A380 में कम से कम एक बार यात्रा की हो, वे इसकी सुख सुविधाओं का प्रत्यक्ष अनुभव की होंगी। जब A380 की सेवाएं बंद कर दी जाती हैं, तो दुनिया भर के विमान उत्साही लोग निराश हो जाएंगे। हालांकि A380 का उत्पादन 2021 में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक हवाई जहाज की जीवन काल 25 साल होगी। ये हमें कुछ और दशकों तक आकाश में उन्हें देखने का मौका देगा।